शीतल बाबू ये कल ही है मार्केट में। हाँ ये अच्छा है काका, ये दे दो। ठीक है। हाँ काका ये अच्छा, आप ये दे दो। इसका सारा का हिसाब कर दूं? हाँ काका ये सबका टोटल कर। अरे शीतल बेटा इतना सामान की करिए क्या? अरे काका मैं सोच रही हूँ ब्यूटिशियन का काम शुरू कर दूँ, प्राइवेट ऑर्डर्स लूंगी। आजकल पार्टीज में फंक्शन में बहुत से औरतें घर पे बुलाती, अच्छे पैसे मिलेंगे। और वैसे भी मैंने गुल्लू से बात कर ली है उसकी दुकान में काम करने के लिए। शीतल! पापा पापा भाई सूरज भाई, ट्यूशन का भूत तेरे दिमाग से उतरेगा नहीं। चुपचाप चल के 12वीं की पढ़ाई कर। मैं चाहता हूँ तू पढ़ लिख के कुछ बने, और तू ये सब सामान लेके वो गुल्लू की दुकान पे जाके नौकरी करना चाहती है। चल चल कर। पानी सर से ऊपर हो गया। साले इस गुल्लू को सबक सिखाना पड़ेगा। ए गुल्लू किधर है? ए गुल्लू, साले जिस हाथ से हुनर सिखाया ना वही हाथ से मसल भी सकता हूँ तेरे को। और तू कस्टमर लोग को लुभाने के लिए जो रसगुल्ला रखा है ना वो मैं सब समझता हूँ। अरे सेठ जी तो आप भी लाओ ना अपनी दुकान में मिठाइयाँ। और क्या मेरा कॉलर पकड़ कर रखा है? हाथ हटाओ। अरे हटाओ हाथ। अभी मैं वो तुम्हारा 3000 महीने पे काम करने वाला गुल्लू नहीं हूँ। देख ये मेरी बेटी के आसपास भी दिखना नहीं तू। हाँ अरे मैं नहीं, वो मेरे आसपास दिखती है। अभी समझाने का ही है तो जाके उसको समझाओ ना। साले जुबान चलाता है। अरे परेश भाई, अरे जा। बचपन से मैं इसको सिखाया इसको काम, और आज भी मेरी बेटी को ये अपनी चवन्नी की दुकान में काम पे रखेगा ये साला कुत्ता। अरे जा परेश भाई, शांत हो जाओ। गुल्लू भाई शांत हो जाओ यार, बैठो बैठो। हंसता क्या है अपने आप को? हाँ कल का आया हुआ मेरी बेटी से काम करवाएगा। मैं अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहता हूँ, उनको डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, और ये शीतल की समझ में क्यों नहीं आता? ये लड़की लोग का धंधा है क्या? केम छो परेश भाई? मजा आओ। अरे ऐसे कितने दिन दुकान खाली रखोगे? सीखो अपने चेले से। अरे लड़कियां लाओ, लड़कियां दुकान पर काम कराने। हम भी आएंगे और लाइन भी लग जाएगी दुकान के आगे। मेरे को सिखाते है धंधा, चप्पल है क्या? मम्मी શું છે? आप पापा से बात करो ना, मुझे साइंस वाइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे ना टीचर बनना है। हेतल बेटा, हूँ तो चवन्नी छाप छू। इस मामले में ना तू अपनी मालती बुआ से बात कर, वो तुझे अच्छे से बताएगी। हाँ? पापा तो मुझे समझते नहीं है, अब आप भी समझना बंद कर दो। मुझे मालती बुआ से ही बात करनी है। हाँ धीरज भाई, नक्की मैं कल आता हूँ, नक्की। हाँ ठीक। खून हट जाइए, हटिए हटिए हटिए, पीछे हटिए। सर ये देखिए, लगता है इसी उस तरह से इसका गला काटा गया। ये सब कब हुआ? सर मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो लंच टाइम में खाना खाने बाहर गई थी और सर वापस आकर देखा तो गुल्लू सेठ को किसी ने जान से मार डाला। यहाँ और कौन कौन काम करता है? मैं और एक और लड़का। इसकी किसी से कोई दुश्मनी थी क्या? साहब गुल्लू परेश भाई की दुकान में काम करता था। ये परेश कौन? परेश भी एक नाई है जहाँ गुल्लू काम करता था। साहब उसके भतीजे करण ने झगड़े के बाद गुल्लू को दुकान से बाहर निकाल दिया। उसके बाद गुल्लू ने अपनी नई दुकान शुरू की जो परेश भाई की दुकान से अच्छी चलती थी। साहब लाश को सबसे पहले किसने देखा था? सर मैंने। सर मैं बाल कटाने आया था तो मैंने देखा कि गुल्लू भाई का मर्डर हो गया। हाल फिलहाल में गुल्लू का किसी से झगड़ा हुआ था क्या? हाँ सर, परेश और उसके भतीजे करण से झगड़ा हुआ था। और सर 2 दिन पहले गुल्लू सेठ को चमन ने जान से मारने की धमकी दी। ए गुल्लू, बाहर निकल। अरे क्या हुआ चमन भाई? अरे क्या हो गया? मैं तेरी जान ले लूंगा। वो भी उस तरह से। सुनो कि परेश, करण और चमन तीनों को थाने बुलवाओ। ओके सर। और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। राइट सर। साहब गुल्लू 12 साल का था तब मेरे पास काम मांगने आया था। 10 साल तक उसने मेरे साथ काम किया। अनाथ और बेसहारा था, मैंने उसे काम दिया, रहने की जगह दी, और ये बाल काटने का हुनर भी सिखाया। तो फिर उसने तुम्हारी दुकान क्यों छोड़ी? बिच्छू को कितनी बार भी डूबने से बचाओ, आखिर काटेगा तो अपने ही हाथ में। और इस गुल्लू ने भी मेरे साथ यही किया। कुछ साल पहले मुझे दिल का दौरा पड़ा था।
जिसकी वजह से मैंने दुकान की सारी जिम्मेदारी उसको सौंप दी थी। तू यहाँ गुल्लू क्या छे? कि आपका लाडला गुल्लू आपके बीमार होते यहाँ से पैसे चोरी करके नई दुकान खोल ली उसने। अरे दुकान खोली तो खोली, यहाँ के सारे कस्टमर भी लेके चला गया वो। गुल्लू ने धोखा दिया मुझे? हाँ। अरे 10 साल तक मेरे साथ था वो, मैंने पाला है उसको, वो मेरा पैसा चोरी करेगा? खून का रिश्ता खून का ही होता है। आपने मुझ पे भरोसा नहीं किया और उस गुल्लू के चक्कर में आके मुझे दुकान के बाहर फिकवा देते थे आप। आपकी आंखों के सामने आपके ही पैसे से उसने नई दुकान खोल ली। फिर तो तुम्हें बहुत नुकसान हुआ होगा। हाँ साहब, पूरा धंधा चौपट हो गया, मेरे सारे ग्राहक उसके पास चले गए। तो इसीलिए तुमने गुल्लू को मार दिया? ये क्या कह रहे हैं साहब? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। दुकान खोल ली उसने। अरे दुकान खोली तो खोली, यहाँ के सारे कस्टमर भी लेके चला गया वो। गुल्लू ने धोखा दिया मुझे? हाँ। अरे 10 साल तक मेरे साथ था वो, मैंने पाला है उसको, वो मेरा पैसा चोरी करेगा? खून का रिश्ता खून का ही होता है। आपने मुझ पे भरोसा नहीं किया और उस गुल्लू के चक्कर में आके मुझे दुकान के बाहर फिकवा देते थे आप। आपकी आंखों के सामने आपके ही पैसे से उसने नई दुकान खोल ली। फिर तो तुम्हें बहुत नुकसान हुआ होगा। हाँ साहब, पूरा धंधा चौपट हो गया, मेरे सारे ग्राहक उसके पास चले गए। तो इसीलिए तुमने गुल्लू को मार दिया? ये क्या कह रहे हैं साहब? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। परेश ऐसा साबित करने की कोशिश कर रहा था जैसे गुल्लू को अपना बेटा मानता, लेकिन घड़ी में टाइम और धंधे में नियत बदलते वक्त नहीं लगता। इस चमन का कुछ पता चला? सर मैंने चमन की सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, पता चला है वो शहर के बाहर है। मैंने एक टीम भेजी है उसे दबोचने के लिए। इस एरिया में इन 2 दुकानों के अलावा कोई और सलून नहीं है। गुल्लू के आने से पहले परेश की मोनोपोली थी इस एरिया में, लेकिन गुल्लू के आते ही ना सिर्फ ये मोनोपोली टूटी, बल्कि उसके सारे ग्राहक भी गुल्लू के खाते में जा गिरे। सर गुल्लू की हत्या बहुत ही करीब से की गई और ऐसा काम सिर्फ 2 लोग कर सकते हैं, या तो पक्का दोस्त या फिर पक्का दुश्मन। सर उसका कोई पक्का दोस्त तो था नहीं, तो हो सकता है ये काम पक्के दुश्मन ने किया हो सकता है सोलंकी। और दुकान के हालात को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वहां चोरी या लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है, और वार ठीक सामने से किया गया और उस तरह इस सफाई से चलाया गया है, लगता है कि यह काम किसी जानने वाले ने किया। हो सकता है हत्यारा इसी काम को करने वाला, और परेश को छोड़कर इस एरिया में कोई और इस काम को नहीं करता था। सोलंकी, एक काम करो, गुल्लू और उसकी दुकान से जुड़े हर शख्स की कुंडली खोद निकालो। राइट सर। गुल्लू का पत्ता तो साफ हो गया, अब परेश भी रास्ते से हट जाए ना तो इस पूरे इलाके का धंधा हमारे कब्जे में होगा। सही कह रही हो माँ, जेवी तुम्हारी इच्छा ये थशे। वैसे भी काका शीतल और हेतल के एडमिशन के पीछे पड़े हुआ है। आज मौको छे करण, इस बार तो ऐसा इंतजाम करना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। परेश क्या छे? वो तो घर पे नहीं, सूरत गए। शो अच्छे? परेश का फोन स्विच ऑफ जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुल्लू का मर्डर करके वो फरार हो गया? क्या बात कर रहे हैं सर? मम्मी आप बताओ ना, पापा किसी को मार नहीं सकते। हाँ सर। वो सूरत गए हैं कॉलेज में हमारा एडमिशन करवाने। परेश जैसे ही आए उससे कहना थाने में आकर हमसे मिले। ये गुल्लू की दुकान खुले कितना वक्त हुआ? यही कुछ 8-9 महीने हुआ सर। अब तक तो काफी लोग गुल्लू की दुकान पे काम कर चुके होंगे। वैसे तो कई लड़के थे, गुल्लू ने उनको शहर से लेके आया था, लेकिन कुछ अच्छी कमाई हुई नहीं तो फिर गुल्लू ने लड़कियों को रखना शुरू कर दिया। वैसे नंदू ने गुल्लू की काफ़ी मदद की थी दुकान खोलने में। वैसे तो वो नंदू परेश का दोस्त था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने परेश के खिलाफ दुकान खोलने में गुल्लू की बहुत मदद की थी। अच्छा इनके नाम और नंबर दे सकते हैं? पड़ोसी हो ना तुम परेश की दुकान के? हाँ। गुल्लू की मदद तुमने ही करी थी उसकी नई दुकान खोलने में? जी। अपने दोस्त की दुकान के सामने एक नया कॉम्पिटिटर खड़ा कर दिया। अब वो नए विचार का लड़का था, कुछ नया करना चाहता था साहब, और उसने किया। अब परेश और करण तो दिन भर दुकान में झगड़ते रहते थे। करण है वो परेश की दुकान हड़पने के चक्कर में था, और साहब एक दिन करण ने मेरे सामने बहुत बेरहमी से मारा। दुकान मारी समझो तू। करण भाई क्या कर रहे हो? मेरी दुकान हटाने की कोशिश कर रहा है तू, सपने देख रहा है तू। आज मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूं। अरे करण छोड़ो सर, करण छोड़। गुल्लू तुम जाओ। मारी मुका क्या? और उस दिन अगर मैं बीच में नहीं आया था तो करण गुल्लू को मार ही देता। गुल्लू से क्या दुश्मनी थी तेरी? तुझे क्या लगा तू हमसे छुपाएगा और हमें पता नहीं चलेगा? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। झूठ बोलता है? देख, सच सच बता दे, वरना जो तरीका हम अपनाएंगे ना तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा। सब आपको किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी है सर। मेरे गुल्लू के साथ कोई दुश्मनी नहीं है सर। हाँ 1-2 बार थोड़ी सी अनबन हुई थी सर। तू परेश की दुकान हथियाना चाहता था ना? जब गुल्लू तेरे रास्ते का कांटा बना तो तूने गुल्लू को मार के अपना रास्ता ही साफ कर दिया। कहीं ये तुम चाचा भतीजा का खेल तो नहीं है? सर वो दुकान में मेरी बराबरी का हिस्सा है सर, इसलिए मैं जाता था वहां पर सर। लेकिन वो गुल्लू
काका की चमचागिरी करते हुए मुझसे उलझ जाता था सर, और मुझे दुकान के बाहर फेंकवा देता था सर। इसलिए जब काका बीमार हुए तो मैंने गुल्लू को बाहर निकलवा दिया सर। इसलिए गुल्लू के खिलाफ काका के कान भरने शुरू कर दिए सर मैंने। और वो गुल्लू लेडी हेयर स्टाइल्स का नया तरीका मार्केट में लाया हुआ था सर, जिस एरिया के सारे लोग उसके पास ही जाने लगे। और वो काका की बेटी शीतल को भी ये काम सिखाने लग गया था सर, इसलिए काका उस पर भड़के हुए थे सर। सर काका को तो बहुत सवार था अपनी बेटियों को पढ़ाने का सर। वो मालती बुआ की तरह दोनों बेटियों को बनाना चाहते थे सर। इसके फिंगरप्रिंट्स लो और लैब भेजो। और सुनो, बताए बिना शहर से बाहर जाने की कोशिश मत करना। नवीन, तुम कोई काम क्यों नहीं ढूंढते? ऐसा कब तक चलता रहेगा? दिन ब दिन तुम शराब के नशे में डूबते जा रहे हो। जो हुआ है उसे भूल जाओ, नए से शुरुआत करो। तुम्हें काम कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। अगर तुम काम पे जाओगे तभी तो मैं घर का और राधा का ध्यान रख सकती हूँ ना। तुम ये कहना चाह रही हो कि दारू पी के मैं टाइम पास करता हूँ, बहरी की कमानी खाता हूँ? ये जो तुम नौकरी कर रही हो ना, वो मेरे ये घर के लिए नहीं कर रही हो, अपने भाई के शौक के लिए कर रही हो। आजकल तुम्हारे भाई को बड़ा शौक चढ़ा है ना, वो क्या है, वो नारी सशक्तिकरण का मोर्चा निकाल के रखा है इस साले ने। और हमारा क्या है, हम तो निकम्मे हैं, आवारा है, नालायक है, शराबी हैं। देखिए, मेरे बोलने का ये मतलब नहीं है। तुम बाहर जाओगे काम के लिए तभी तो तुम्हें काम मिलेगा ना। रोज का शराब पीते रहोगे घर में तो काम कहाँ से मिलेगा? मुझे सिखा रही है शराबी बेवड़ा बोलती है मुझे। बहुत कमाने का भूत सवार हो गया है ना, बहुत कमाने लगी है ना तू। साली अपनी औकात मत बोल। दिमाग खराब करके रख दिया। अभी ना जो होना था वो हो गया। अभी हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से जल्दी हमें कुछ करना होगा। किसी भी वक्त किसी की भी नजर हम पे पड़ सकती है। तुम ठीक कह रही हो शीतल, प्लान बी नो समय આવી ગયો છે। जैसे और जितना घर से समेट सकती हो समेट लो, बाकी का इंतजाम मैं करता हूँ। अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। धीरज जी, मारो काम થઈ जैसे ना। अरे परेश भाई, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, लेकिन एक दिन में निकालना थोड़ा मुश्किल है। कम से कम 2 दिन का वक्त तो चला ही जाएगा। वांदो नहीं, तब तक मैं यही पास में कहीं रुक जाता हूँ। अच्छा, वो हर बार की तरह जनता लॉज? हाँ वही। वापिस जाओ फिर वापस आओ, इधर ही कहीं रुक जाता हूँ। काम पूरा होने के बाद ही जाऊंगा। कॉलेज में बेटी का दाखिला भी तो करवाना है। अच्छा परेश भाई, आपका रिसिप्ट तो रह गया साइन करवाने के लिए। ये लीजिए परेश भाई। हालो धीरज भाई। अच्छा ठीक है परेश भाई, आप टेंशन मत लो, काम हो जाएगा। बेटा देख तो किसका फोन है। हेलो हेलो बेटा। अरे खुशखबरी छे। पापा, वो चिट फंड में 1 लाख रुपया जमा हो गया है। अब तेरा विवेकानंद कॉलेज में साइंस में दाखिला पक्का, और शीतल का भी, और तुम दोनों के हॉस्टल में रहने का भी बंदोबस्त कर रहा हूँ। पर पापा हो कहाँ? वो मेरा फोन कहीं गुम गया है, तो नहीं लगे तो चिंता मत करना। मैं यहाँ जनता लॉज में हूँ। हाँ हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ? क्या कहा पापा ने? मम्मी पापा बोल रहे थे कि 1 लाख का इंतजाम हो गया है चिट फंड से, और उसी पैसों से मेरी और दीदी का एडमिशन पक्का हो जाएगा। अरे क्या हुआ तुझे? माँ, पापा मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मैंने पापा को 10 बार समझाया, मैं पढ़ना नहीं चाहती, वो क्यों नहीं समझते? मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, लेकिन आज तो उन्होंने हद कर दी। इस घर की बड़ी बेटी मैं हूँ, मेरे भी कुछ सपने, पर पापा सारा पैसा पढ़ाई में खर्चा करना चाहते। ठीक है, करे तो उनको उनकी मर्जी, मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ, मैं भी वही करूँगी जो मुझे ठीक लगेगा। शीतल, सर ये रही फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट। सर हमने सभी के फिंगरप्रिंट सस्पेक्ट के फिंगरप्रिंट से मैच किए, लेकिन किसी के भी फिंगरप्रिंट आपस में एक दूसरे से मैच नहीं हुए। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मर्डर करने वाला कोई बाहर का हो, जो गुल्लू को अच्छे तरीके से जानता हो और उसकी दुकान का सामान आराम से इस्तेमाल कर सकता हो, या फिर गुल्लू की दुकान का कोई पुराना वर्कर, या फिर चमन। अरे इस्तेमाल किए हुए ब्लेड से मेरे को दाढ़ी बनाई है, तरह तरह की बीमारी हो गई मुझे। अरे एड्स हो गया मुझे।
सोलंकी, गुल्लू की दुकान पे अब तक जितने भी वर्कर्स ने काम किया है सबको क्रॉस चेक करो, और इसके अलावा परेश, करण और उसकी माँ, इन तीनों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हो सकता है इन लोगों ने ये काम खुद ना करके किसी और से करवाया हो। सर इन सभी के कॉल रिकॉर्ड क्रॉस चेक किए जा रहे हैं। अगर किसी ने सुपारी दी है तो हत्यारे से फोन पे बातें भी की गई है। परेश, करण और उसकी माँ तीनों की कुंडली निकालो। इस केस में किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। सर परेश का फोन अभी भी स्विच ऑफ जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मर्डर उसी ने किया हो और पकड़े जाने के डर से फोन स्विच ऑफ करके कहीं छुप गया हो? पॉसिबल है। सोलंकी, सूरत पुलिस से कोऑर्डिनेट करो। हो सकता है परेश सूरत में ही कहीं छुपा हुआ हो। और हाँ, गुल्लू की दुकान के जो वर्कर्स लापता हैं उन चारों की खोज तेज करते हैं। चुन्नी भाई, हमें एक का सपनों छे कि मैं अपनी आंखों से हेतल को डॉक्टर बनते देख लूं। अरे बहुत कुछ किया है मैंने उनके लिए। अगर ऐसा हुआ परेश भाई ना, तो मैं आपसे 1 किलो लड्डू लूंगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल। चुन्नी भाई, यहीं के विवेकानंद कॉलेज में मैं उसके दाखिले की भी कोशिश कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि शीतल का 12वीं भी क्लियर हो जाए, और सब कुछ अच्छे से हो गया तो यही हॉस्टल में आपके पास रख दूंगा। फिर उनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपकी। अरे मोटा भाई, आप टेंशन क्यों लेते हैं, मैं हूं ना। मोटा भाई आ जाएंगे, तुम परेशान मत हो, हम ये सब कर लेते हैं। तुम तेरे पप्पा शहर में नहीं है, ऊपर से शीतल का कोई अता पता नहीं है, और ऊपर से तुम्हारे ये पागलपन, समझाओ ना इसे। शांत हो जाओ भाभी, देखो शीतल मिल जाएगी। ये तो क्या करने जा रही थी? हाँ? तूने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं क्या करूं हेतल बुआ, मुझे नहीं बनना है डॉक्टर। तुझे मुझ पर भरोसा है ना? हाँ? मैं मोटा भाई को समझाऊंगी, वो मेरी बात जरूर मानेंगे। शीतल कहाँ चली गई? अब सब ठीक हो जाएगा। इतने पैसे में तुम आराम से अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। पर अब हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। हाँ, एक बार अहमदाबाद पहुंच जाए। जी सर, मैं बहुत जल्द आपको रिपोर्ट करता हूँ। जय हिंद सर। सर गुल्लू की दुकान पे काम करने वाले तीनों लोगों से मैंने पूछताछ की। तीनों लोग अलग अलग जगह काम करते हैं। सर जिस दिन गुल्लू का मर्डर हुआ उस दिन भी ये तीनों अपने अपने काम पर ही थे। और चौथा? सर चौथे का नाम है शेखर। सर उसकी कोई फोटो तो नहीं मिली, लेकिन हमने उसका स्केच बनवाया। सर गुल्लू ने इसे काम से निकाल दिया था और 1-2 बार झगड़ा भी हुआ था। उसके बाद से इसका कोई पता नहीं। इसका कोई फोन नंबर? सर इसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। सर गुल्लू ने शेखर को काम से निकाल दिया था और शेखर को पैसों की जरूरत थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मर्डर पैसों की वजह से किया गया हो? सोलंकी, पैसों की जरूरत तो परेश को भी थी अपनी बेटियों की एडमिशन के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि परेश ने शेखर का इस्तेमाल किया गुल्लू को अपने रास्ते से हटाने के लिए? सर परेश का फोन अभी भी स्विच ऑफ ही जा रहा है। हम सूरत पुलिस के रेगुलर टच में हैं, लेकिन परेश का अभी तक कोई पता नहीं। इस केस की 3 कड़ियां मिसिंग हैं, परेश, शेखर और चमन। इन तीनों के हाथ लगते ही मुजरिम के हाथ में हथकड़ी होगी। ले बेटा खाना रख दो। मैं मैरिज ब्यूरो जा रही हूँ। हाँ, तो दुकान पे चले जाना, संभाल के जाना। करण बेटा 2 दिन हो गए, तेरे काका का कोई फोन नहीं आया। तू सूरत जाना, उनको ढूंढ के लाना बेटा। अरे वो बच्चे थोड़ी है जो घूम जाएंगे, आ जाएंगे वो, टेंशन मत लो। और नहीं आया तो देखता हूँ मैं शाम तक। तू क्यों देखेगा? ठेका ले रखा है क्या सबका? परेश आए ना आए हमारी बला से। इतने सालों तक वो दुकान पे बैठा रहा, हमारे लिए क्या किया? हाँ, अभी इसका हक बनता है, ये बैठेगा दुकान पे। भाभी दुकान तो अपने घर की है, वो बैठे चाहे करण बैठे, क्या फर्क पड़ता है? अभी तो उनको ढूंढना जरूरी है ना। फर्क पड़ता है जमुना, एक बात सांभड़ी ले, तुम लोगों का हमारे साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अपना इंतजाम कहीं और देख लो। साहब ये रिवर बॉडी। ये तो वही परेश काबरा है जिसकी 3 दिन पहले हमारे पास मिसिंग कंप्लेन आई थी वापी पुलिस चौकी से। सर ये पर्स के साथ कुछ पैसे मिले। सर ये डायरी, इस आदमी की जेब में पैसे हैं। इसका मतलब ये मामला लूटपाट का बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये आदमी मरा कैसे? सर ये दवा मिला। वापी से मिसिंग आदमी यहाँ हाईवे पर इतनी दूर क्या कर रहा होगा? एक काम करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। हेलो, वापी पुलिस स्टेशन।
परेश की हत्या ने इस केस को और भी उलझा कर रख दिया। पुलिस को जहां गुल्लू की हत्या में परेश की तलाश थी, वहीं परेश की लाश ने इस केस में कई और सवाल खड़े कर दिए। आखिर परेश उस सुनसान इलाके में गया कैसे और क्यों? क्या वो किसी हादसे का शिकार हुआ या फिर किसी सोची समझी साजिश का? क्या गुल्लू और परेश का कातिल एक है? आखिर इस सब के पीछे हत्यारे का मकसद क्या था? क्या परेश द्वारा लिया गया कोई गलत फैसला उसकी मौत की वजह बना? पुलिस की उलझनें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इसी बीच वापी पुलिस ने सूरत पुलिस से मुलाकात की और उनसे परेश की मौत का केस अपने अंडर ले लिया। एक एक पहलू को समझा, एक एक पेचीदगी को बारीकी से जांचा। अब सूरत पुलिस इस केस को गुल्लू के मर्डर के साथ जोड़कर आगे की तहकीकात में लग गई। बाबा आगे खोलो ना, बाबा आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। बाबा आगे खोलो ना, मैं डॉक्टर बनूंगी। बाबा प्लीज। अरे जीते जीते कोई सुख चैन नहीं मिला। ये क्या अनर्थ कर दिया भगवान ने। मैं नहीं छूऊंगी मुझे। देखिए, परेश की लाश के पास सूरत पुलिस को ये टैबलेट्स मिली। क्या आप लोग इसे पहचानते हैं? मम्मी, ये टैबलेट तो पापा की थी ना? ये टैबलेट पापा हमेशा अपने साथ रखते थे। क्या इन दिनों वो किसी तनाव में थे? नहीं सर, वो बहुत खुश थे। जब उनको पहली बार हार्ट अटैक आया था, तब भी वो मौत से लड़के बच गए, सिर्फ हमारे लिए। देखिए, संभालिए अपने आप को। हम इस केस की जड़ तक जाकर हकीकत को सामने लाके रखेंगे। शीतल कहाँ है? परेश की सूरत जाने के बाद से उसका कोई अता पता नहीं है सर। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्या आप हमें शीतल के दोस्तों का नाम, पता और फोन नंबर दे सकती हैं? जी साहब। बाहर जाके इनसे नाम और नंबर ले लो। सोलंकी, परेश के सभी रिश्तेदारों से भी मिलना होगा। सर परेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, इस रिपोर्ट के हिसाब से परेश की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। सर, सूरत पुलिस को परेश की लाश के पास एक दवा मिली थी। इसका नाम है सॉर्बिट्रेट, जो अक्सर हार्ट पेशेंट्स को दी जाती है। सोलंकी, इस पेपर पे नेचुरल दिखने वाली डेथ असल में अननेचुरल। एक मिनट के लिए सोचो कि एक हार्ट पेशेंट शहर से इतनी दूर बाहर सुनसान इलाके में क्या करने गया, और क्या वो वहां अकेला गया था या किसी के साथ गया था? वो जरूर किसी गाड़ी में वहां गया होगा और किसी ना किसी ने उसे वहां छोड़ा होगा, और ये दवा परेश की लाइफलाइन थी। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि परेश को जब ये हार्ट अटैक की तकलीफ हुई हो, तब किसी ने उसकी दवा उससे दूर कर दी हो, ताकि बिना कुछ करे, बिना हाथ लगाए उसे मारा जा सके। इस दवा और परेश के बीच का फासला और एक हार्ट पेशेंट का इस तरह सुनसान इलाके में मरा हुआ पाया जाना एक सोची समझी साजिश की तरफ इशारा करता है। एक्सक्यूज मी। हेलो। ओके सर, चमन मिल गया। उठा के लाओ उसे। ओके सर। मैंने क्या किया है साहब? क्या किया है? तूने गुल्लू को जान से मारा है। मैं गुल्लू को क्यों मारूंगा साहब? मैं खुद मौत से लड़ रहा हूँ। मौत से लड़ रहा हूँ? क्या मतलब? मुझे एड्स है साहब। एड्स है? तुझे कैसे पता? तूने टेस्ट करवाया? टेस्ट करा के क्या फायदा साहब? जब से मैं वो गुल्लू की दुकान में शेविंग किया है, मेरे को छोटी मोटी बीमारी हो जाती है, दवा का भी असर नहीं होता है, और ऐसा सब तो एड्स में होता है ना साहब। इसके फिंगरप्रिंट्स हो। ओके सर। और मेडिकल टेस्ट के लिए भी भेजो। सर। हाँ बोल। ठीक है सर, परेश वाला सैलून करण के नाम पर हो गया। भाई आवाज ले तो आवाज। मम्मी सपनों बहुत खाई गए। हाँ बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत जल्दी तू दुकान का मालिक बन गया। सुना परेश की मौत की खबर सुनने से पहले ही तूने अपने नाम के बोर्ड का ऑर्डर दे दिया था। सर, मैंने इस दिन का सालों से इंतजार किया सर। काका मुझे दुकान के अंदर घुसने भी नहीं देते थे, खुद तो जमकर माल छापते थे।
और हमको भीख में सिर्फ 2 रोटी देते थे, सिर्फ 2 रोटी। और इसीलिए तूने पहले गुल्लू को मारकर मार्केट में मोनोपोली हासिल की, उसके बाद खुद राजा बनने के लिए अपने चाचा को ही रास्ते से हटा दिया। मैं मानता हूँ कि काका मुझसे नफरत करते हैं, और सर मैंने सिर्फ दुकान के बोर्ड का इंतजाम किया था। काका के खून में मेरा कोई हाथ नहीं सर। हाथ तो छोड़, अगर किसी भी खून में तेरी उंगली भी हुई ना तो उसी दुकान के नीचे 2 गज जमीन का इंतजाम कर लेना। मालती जी ये बताइए कि परेश की अपनी बेटियों के साथ कैसी बनती थी? परेश भाई की तो अपनी बेटियों के साथ बहुत अच्छी बनती थी। लेकिन शीतल 12th में फेल हुई थी, क्या परेश अपनी बच्चियों के ऊपर प्रेशर डालता था पढ़ाई का? ये बात सच है कि शीतल पढ़ना नहीं चाहती थी, उसको अपना खुद का पार्लर खोलना था, और हेतल को डॉक्टर नहीं बनना था। हाँ हेतल, पापा को आप समझाओ ना, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे टीचर बनना है। अच्छा ये बताइए कि परेश की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी या फिर कोई नोक झोंक? परेश भाई की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है, पर हाँ बरखा भाभी और करण हमेशा परेश भाई के साथ उलझते रहते थे। परेश एकदम धोखेबाज और बेईमान इंसान था। उसने दुकान से कमा के लाखों रुपए चिट फंड में जमा कर रखे थे, हमें तो पैसे देता नहीं था। मैं मैरिज ब्यूरो का काम करती, इसलिए मैंने मेरी बेटी अनीता की शादी की है, खर्चे भी मैं वहीं से चलाती हूँ। और शीतल के बारे में क्या कहेंगे आप? शीतल का क्या बताऊं साहब, वो तो अपने आशिक के साथ भाग गई है। और हेतल ने तो एक बार खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी। परेश को तो दोनों बेटियां पसंद नहीं करती थी, और शीतल तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सर मोहल्ले वालों से पता चला है कि बाप और बेटियों के बीच में पढ़ाई को लेकर काफी तनाव था। बाप कुछ और चाहता था, बच्चियां कुछ और। सोलंकी, इस घर में कई राज दफन है। गुल्लू की मौत पर हमें परेश पे शक था, लेकिन परेश की मौत ने इस गुत्थी को और भी उलझा दिया। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि परेश ने पहले गुल्लू को मरवाया हो, उसकी दुकान का सामान लुटवाया हो, और उसके बाद एडमिशन का बहाना करके फरार हो गया, और उसके बाद जिससे उसने ये काम करवाया उसी से झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आ गया। सोलंकी, क्या इन दोनों केसेस में कोई कनेक्शन है या ये महज एक इत्तेफाक है? हमें इन केसेस के हर पहलू को बहुत ध्यान से देखना होगा। परेश के घर से निकलने से लेकर उसके मौत तक की एक एक डिटेल निकलवाओ। वो कहाँ गया, किससे मिला, और इसके साथ साथ भाभी के उस चिट फंड ऑफिसर से भी मिलते हैं जिससे परेश 1 लाख रुपए लेने वाला था। गुल्लू के केस में शेखर की तलाश को और तेज कर दो, उसके सभी घर वालों के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ। इस केस में जो भी है हमारे सामने है, लेकिन हमारी नजरों को धोखा दे रहा है। तुम सूरत जाओ और मैं वापी में रह के गुल्लू के मौत का सुराग ढूंढता हूँ। ओके सर। सर परेश भाई के अकाउंट में 1 लाख रुपए थे। हमें ऐसा लगा कि पैसे निकालने में टाइम लगेगा, लेकिन डायरी रूल की वजह से पैसे उसी दिन मिल गए। और सर मैंने सारे पैसे परेश भाई को दे दिए थे। उस दिन परेश यहाँ से पैसे लेकर कितने बजे निकला था? सर करीब 2 या 2:30 के आसपास। सर ये देखिए उस दिन का रिसिप्ट, ये हमारा चिट फंड का रिसिप्ट, और ये बैंक रिसिप्ट। ठीक है, ये रसीद मैं अपने साथ ले जाता हूँ। जी सर। अच्छा, परेश उस दिन सूरत में कहाँ रुका था, आपको कुछ पता है? जी सर, जनता लॉज। सर गुल्लू के रहने का कोई ठिकाना नहीं था, वो यहीं इसी दुकान में रहता था, और मैंने उसे कभी बैंक आते जाते भी नहीं देखा। हाँ वो पैसे बहुत कमाता था, लेकिन रखता कहाँ था ये किसी को नहीं पता। हमें एक बार फिर से दुकान की तलाशी लेनी है। जी सर। तलाशी लो। सर ये कुछ पैसे मिले। साहब उस दिन परेश बहुत खुश था। उसने मुझे बताया था कि अपनी दोनों बेटियों को सूरत लाने वाला था। एडमिशन के बाद छोटी बेटी डॉक्टर बनने वाली थी। उस दिन शाम को ही हमारी बात हुई थी, और मैंने उसकी दोनों बच्चियों का ख्याल रखने का वादा भी किया था। उस दिन परेश ने कुछ पैसों का जिक्र किया था? हाँ साहब, उसने बताया था कि उसे एक चिट फंड कंपनी से 1 लाख रुपए मिलने वाले थे। वो ऑफिस भी गया था, लेकिन ऑफिसर ने उसको बोला कि पैसे निकालने में 2 दिन का टाइम लगेगा। आज सुबह मैंने कंपनी के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स निकलवा लिए थे। ये देखिए, ये है चिट फंड कंपनी के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। इस रिकॉर्ड के हिसाब से धीरज ने 18 तारीख को दोपहर करीब 1:30 बजे बैंक से 1 लाख रुपए निकाले। सर करीब 2 या 2:30 के आसपास। और धीरज ने हमें जो रिसिप्ट दिखाई है इसमें एंट्री 2 बजे की, यानी 2 बजे परेश ने धीरज से पैसे लिए, जिसके बाद उसकी हत्या हुई। लेकिन चुन्नीलाल के हिसाब से परेश ने कहा था कि पैसे मिलने में 2 दिन का वक्त जाएगा। ऑफिसर ने उसको बोला था कि पैसे निकलने में 2 दिन का टाइम लगेगा। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक है जो हमसे झूठ बोल रहा है। अगर पैसे चुन्नीलाल ने चुराए होते और वो झूठ बोल रहा होता तो परेश को अटैक लॉज में ही आ गया होता, क्योंकि उसे पैसों के बारे में पता चल चुका होता और धोखाधड़ी की वजह से उसे शॉक लगा होता। लेकिन इतनी दूर वो गया क्यों? क्या कॉलेज में एडमिशन कराने गया था? और अगर धीरज ने धोखा दिया और उसने झूठ बोला तो परेश को पैसे मिले ही नहीं होंगे।
लेकिन एक बात तो तय है, कोई ना कोई तो है जो उसे वहां लेके गया था। मोटा भाई कितना टाइम लगेगा पैकिंग में? बस रेडी है सर, ले लीजिए। बड़ा महंगा टीवी लेके जा रहे हो? वो लेटेस्ट वाला है क्या? सर अब इसी टीवी पर तेरे नाम की जेल में ब्रेकिंग न्यूज आएगी। सच बोलेगा? पहले परेश के नाम की रिसिप्ट पर परेश के साइन लिए, फिर पैसे निकाले, लेकिन वो पैसे परेश को नहीं दिए। सर आप एक क्या बोल रहे हैं सर? सर देख, मैं टाइम पास के मूड में नहीं हूं। अगर मेरा माथा ठनक गया ना तो तू सच बोलेगा, तब भी तुझे तोड़ता रहूंगा। बोल। सर परेश भाई के मैंने साइन तो लिए थे, लेकिन उन्हें पैसे नहीं दिए। फिर बाद में मुझे पता चला कि वो मर गए, तो मैंने सारे पैसे हड़प लिए। सर मैंने कुछ नहीं किया सर मुझे सर प्लीज सर। इसके कन्फेशन से एक बात तो क्लियर है कि हमारी पहली थ्योरी सही थी। परेश को पैसों के लिए नहीं मारा गया, लेकिन जिसने भी मारा है वो करीबी, लेकिन वो कौन हो सकता है? परेश की मौत एक कत्ल की तरफ साफ इशारा कर रही थी। एक जिम्मेदार बाप और एक परिवार के बड़े सदस्य की हुई हत्या ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया था। लेकिन सवाल अब भी यही था कि क्या गुल्लू और परेश की हत्या एक दूसरे से जुड़ी हुई थी? सर ये दोनों अभिनव और शीतल के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। देखो, तुम दोनों अभिनव और शीतल के दोस्त हो। यहाँ दोस्ती निभाने की कोशिश मत करना। जो भी जानते हो सब बताओ हमें। सर दोनों 18 तारीख को सूरत गए थे और कह रहे थे वहाँ से अहमदाबाद की बस पकड़ेंगे। उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता सर। परेश की मौत के बारे में तुम लोगों ने उसे खबर दी? नहीं सर, खबर तो नहीं दी है, लेकिन सर अभी उन लोग ने अपना फ़ोन बंद रखा हुआ है। ज़रूरत पड़ने पर वो लोग पीसीओ से फ़ोन करेंगे। हमें उन दोनों का नंबर चाहिए, और वो नंबर भी जिस नंबर से उन्होंने तुम्हें कांटेक्ट किया था। और हाँ, इस बार अगर वो तुम लोगों से कांटेक्ट करें तो हमें इन्फॉर्म करना। जी सर। हेलो शीतल। हाँ, यहाँ पुलिस स्टेशन बुलाया था। तुम दोनों के बारे में पूछ रहे थे। कहते तुमसे बात हुई तो तुम्हें पुलिस स्टेशन आने को कह दूं। उन लोगों को बाद में बताना, पहले मुझे बताओ, कहाँ है दोनों? तुम दोनों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, सच बोल दो। बोलो। गुल्लू हमारी मदद करने वाला था। उसने हमारी शादी में पैसे देने का वादा भी किया था। वैसे अचानक से किसी ने उसे मार दिया। सर अब बहुत डर गए थे सर। लेकिन तुम लोग सूरत क्यों गए थे? सर हम दोनों को अपना काम शुरू करना था और पैसे थोड़े कम पड़ गए थे, इसलिए सर मैंने सूरत में अपने दोस्त को फ़ोन किया मदद मांगने के लिए। सूरत में पैसा माटे की हो तो कि परेश को मार के उसके 1 लाख रुपए बचाने के लिए? नहीं सर, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती, तो मैं ऐसा क्यों करूँगी? हमें तो पापा की मौत की खबर अपने दोस्तों से मिली थी। हमें कोई पकड़ ना सके, इसलिए हमने अपना फोन बंद कर दिया था। सर हमारा यकीन कीजिए, पापा या गुल्लू की मौत से कोई वास्ता नहीं है सर। हाँ सर। अभी तो तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे। क्या भाग रहा था? रुको। गुल्लू को मैंने ही मारा है। साहब जब गुल्लू नया दुकान डालने गए तो उसकी सबसे ज्यादा मदद मैंने की थी साहब। लेकिन साहब थोड़े टाइम के बाद शीतल की वजह से उसके दिमाग में अतरंगी आइडिया आने लगा। साहब उसने दुकान में लड़कियों को रखने लगा और मुझे भी निकाल दिया साहब। यहाँ तक कि मेरे मेहनत की कमाई भी उसने नहीं दी साहब। उस दिन मैं अपने पैसे वसूलने के लिए वहाँ गया। देख गुल्लू, मेरे 3,500 रुपए निकल रहे। तू मुझे मेरे पैसे दे दे, उसके बाद मैं अपने गाँव चले जाऊँगा। धंधा जम रहा है शेखर, बस कुछ दिन रुक, मैं पक्का दे देता हूँ। कितने दिन से तू ऐसा बोल रहा है? अब दूंगा। तुझे क्या लगता है तू पैसे कहाँ रखा है मुझे नहीं मालूम। रुक दिखाता हूँ तुझे तेरे पैसे। शेखर वो पैसे छुट्टा में रख दे। अरे किसी और काम के लिए यार। गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। परेश को भी तू नहीं मारा? नहीं साहब, उसके खून के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है साहब। सोलंकी, गुल्लू का केस तो सुलझ गया। अब इस केस की आखिरी कड़ी बची है परेश की मौत की गुत्थी। आखिर परेश को किसने मारा होगा? सर
सब बरखा, मालती और शीतल के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से परेश का जब मर्डर हुआ, इन तीनों का फोन उसी एरिया में एक्टिव था। बुलाओ तीनों को थाने। हाँ, मैं सूरत गई थी, लेकिन इसमें कौन सी नई बात है? मैं तो हफ्ते 10 दिन में सूरत जाती रहती हूँ मैरिज ब्यूरो के काम से, लेकिन मैं परेश को नहीं मिली। मुझे तो उस दिन पता भी नहीं था कि परेश सूरत में है। तुम सूरत जिनसे मिलने गई थी, हमें उनकी डिटेल्स चाहिए। जी साहब। सर, हम दोनों सूरत से अभिनव के दोस्त से पैसे लेके निकले थे। हमने सोचा कि अगर शहर के एसटी स्टैंड से बस पकड़ेंगे तो किसी की भी नजरों में आ सकते हैं, इसलिए हमने वहां से शेयर रिक्शा ली और आगे बढ़े, और फिर बीच रास्ते में ही रुक गए। फिर हमने वहां से प्राइवेट बस की और फिर आगे गए, और हमने वहीं पे फिर अपना फोन बंद कर दिया। मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ, उस कंपनी ने मुझे काम के लिए सूरत भेजा था। मैं वहाँ परेश भाई को नहीं मिली। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो वहाँ है। सुनो सर, हो सकता है ये लोग सच बोल रहे हैं। अब हमारे पास बस एक ही रास्ता है। जिस एरिया में सूरत पुलिस को परेश की लाश मिली थी, उस एरिया के ऑटो ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स को परेश के घर वालों की तस्वीरें दिखाकर पूछताछ शुरू करो। ओके सर। क्यों मारा परेश को? शीतल भाग गई और हेतल ने आत्महत्या करने की कोशिश की। मैं बहुत डर गई थी कहीं परेश की जिद की वजह से इन दोनों की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, इसलिए मैंने परेश को फोन किया और वो कॉलेज की इंक्वायरी करके वापस आ रहा ही था कि मैंने उसे कहा कि रास्ते में ही उतर जाए, और मैं भी वहीं पहुंच गई। मोटा भाई, अरे मालती कितना टाइम लगा दी तू? मालूम है अपनी हेतल फास्ट आई है, फास्ट। और इधर है ना, ये सूरत के विवेकानंद कॉलेज में मैं उसका दाखिला भी करवा रहा हूँ, पैसे का भी इंतजाम हो गया है। और सुन, वो शीतल है ना, मैं 12वीं में उसका एडमिशन वापस करवा रहा हूँ। देखो, हेतल को डॉक्टर नहीं बनना है, वो टीचर बनना चाहती है, और शीतल उसको अपना पार्लर खोलना है। दोनों को अपना अपना रास्ता चुनने दो, वो दोनों जो भी करेंगे सही करेंगे। मैं सच कह रही हूँ। अरे बच्चों को क्या मालूम है, उन्होंने दुनिया देखी है क्या? दुनिया तो हमने देखी है ना। देख, आज तू जो भी है अपनी पढ़ाई के बलबूते पे है ना। तेरी पढ़ाई ने तुझे काम दिया, पैसा दिया, इतना अच्छा पति दिया, और क्या चाहिए? मैं अपनी दोनों बच्चियों को अपने जैसा नहीं, तेरे जैसा बनाना चाहता हूँ, तेरे जैसी जिंदगी देना चाहता हूँ। मेरी जैसी जिंदगी? मेरी जिंदगी भी कोई जिंदगी है? हर किसी को दूसरों की जिंदगी बहुत अच्छी लगती है। तुम तो मेरे भाई हो ना, मुझे पढ़ाने के जुनून में तुम इतना खो गए थे कि मेरे असल जिंदगी में क्या हो रहा है ये तुमने कभी देखा ही नहीं। वो मेरा पति निकम्मा है, दिन रात वो शराब पीता है और मुझे मारता पीटता है। तुम्हारी जिद की वजह से मैं पढ़ी लिखी, लेकिन मुझे क्या मिला पढ़ लिख कर? हाँ? अगर एक बार भी उस नवीन के बारे में पूछताछ की होती ना, तो आज मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। इसी नाटक की वजह से मैं हमेशा चुप रही, ये सोचकर कि तुम्हारा दिल कमजोर है, तुम ये सब नहीं सह पाओगे। मैं पूरी जिंदगी जहर की जिंदगी जीती रही। मैंने कभी नहीं बताया कि मैं कितनी दुखी हूँ। मेरी जिंदगी तो बर्बाद होगी, लेकिन मैं उन दोनों बच्चों की जिंदगी नहीं बर्बाद होने दूंगी। मोटा भाई, मोटा भाई, मोटा भाई, मोटा भाई, मोटा भाई सुधर, मोटा भाई सुधर, मोटा, मोटा भाई, मोटा भाई, मोटा भाई, मोटा भाई। मेरे गुस्से ने परेश भाई को मार दिया। वो गलत नहीं थे सर, वो सही थे। परेश भाई ने अपने मन में मेरे लिए बहुत सपने सजाए रखे थे, मैंने वो सब तोड़ दिए। हेतल और शीतल को मैं उस रास्ते पे जाते हुए नहीं देख सकती थी। जिंदगी भर का दबा हुआ दर्द ज्वालामुखी बन के फट गया, और ये बात परेश भाई नहीं सह पाए। परेश शुरू से ही चाहता था कि उसकी बेटियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो, लेकिन दूसरों पर अपनी सोच को जबरदस्ती थोपना किस हद तक सही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर किसी की क्षमता, हर किसी के गुण एक जैसे हों। ये बेहद जरूरी है कि हम सामने वाले को यह अधिकार दें कि वो अपनी मंजिल का चुनाव अपनी मर्जी से करे, क्योंकि जिस सफर में हमारा मन न लगे
उसकी मंजिल हमेशा दूर ही लगती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।